अगर आज किसी से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो ज्यादातर लोग किसी बड़े उद्योगपति या अरबपति का नाम लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल हम आज से लगभग 100 साल पहले, यानी 1926 के भारत में किसी गांव या कस्बे के व्यक्ति से पूछते, तो उसका जवाब शायद आपको हैरान कर देता। उस समय लोगों की नजर में अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस, महंगी कार या ऊंची इमारतें नहीं था। उस दौर में इंसान की हैसियत इस बात से तय होती थी कि उसके पास कितनी जमीन है, कितनी खेती होती है, उसके यहाँ कितने लोग काम करते हैं और पूरे इलाके में उसकी बात की कितनी अहमियत मानी जाती है। 1926 का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। देश पर ब्रिटिश शासन था और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर था। उस समय अधिकांश लोगों की कमाई खेतों, पशुपालन या छोटे-मोटे कारोबार से होती थी। गांवों में बैंक बहुत कम थे और आम लोगों का उनसे कोई विशेष संबंध नहीं होता था। लोग अपनी बचत अक्सर नकद रखने के बजाय जमीन, पशुओं, अनाज या सोने चांदी के रूप में सुरक्षित मानते थे। यही कारण था कि उस समय किसी की दौलत का अंदाजा उसकी जेब में रखे पैसों से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति और उसके प्रभाव से लगाया जाता था। अगर किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन होती, खेतों में अच्छी फसल होती, कई बैल, गाय भैंसें होती और उसके यहाँ दूसरे लोग काम करने आते, तो पूरे इलाके में उसकी अलग पहचान बन जाती थी। लोग उसे सिर्फ इसलिए अमीर नहीं कहते थे कि उसके पास संपत्ति थी, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास ऐसा साधन था जो हर साल नई कमाई पैदा करता था। यही वजह थी कि उस समय जमीन को सबसे भरोसेमंद दौलत माना जाता था। पैसा खर्च होकर खत्म हो सकता था, लेकिन उपजाऊ जमीन हर मौसम में फिर से फसल देती थी और परिवार की आय का आधार बनी रहती थी। हालांकि यह भी सच है कि हर जमीन का मालिक समान रूप से समृद्ध नहीं होता था। किसी के पास कम उपज वाली जमीन होती, तो किसी के पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था और उपजाऊ खेत। इसीलिए केवल जमीन का क्षेत्रफल ही नहीं, उसकी गुणवत्ता और उससे होने वाली आय भी बहुत मायने रखती थी। इसी कारण कुछ परिवार अपने क्षेत्र में बेहद प्रभावशाली माने जाते थे, जबकि दूसरे केवल साधारण किसान होते थे। अब एक सवाल आपके लिए। मान लीजिए उस दौर में दो व्यक्ति हैं। एक के पास अच्छी खासी नकद रकम है, लेकिन उसके पास कोई खेत या कारोबार नहीं है। दूसरा व्यक्ति बहुत कम नकद रखता है, लेकिन उसके पास उपजाऊ जमीन, पशुधन और हर साल होने वाली अच्छी पैदावार है। आपको क्या लगता है, उस समय समाज किसे ज्यादा अमीर मानता? ज्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति का नाम लेते, क्योंकि उस दौर में असली ताकत लगातार कमाई करने की क्षमता में मानी जाती थी, न कि केवल हाथ में मौजूद नकद धन में। लेकिन क्या सिर्फ जमीन ही अमीरी की पहचान थी? बिल्कुल नहीं। उसी समय एक दूसरा वर्ग भी था, जिसकी ताकत खेतों से नहीं, बल्कि व्यापार से आती थी। बड़े व्यापारी, साहूकार और अनाज के कारोबारी कई बार ऐसे धनवान बन जाते थे कि दूर दूर के लोग उनसे लेन देन करते थे। उनके पास नकदी भी होती थी, माल भी होता था और लोगों का भरोसा भी। कई शहरों में उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक होती थी कि बड़े फैसलों में उनकी राय को महत्व दिया जाता था। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 100 साल पहले अमीरी केवल पैसे की नहीं, बल्कि भरोसे, प्रभाव, जिम्मेदारी और संसाधनों की भी कहानी थी। व्यापारी और साहूकार कैसे धन कमाते थे? सोना चांदी की क्या भूमिका थी? और क्यों कई लोग बिना किसी बड़े महल में रहे भी अपने पूरे इलाके के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे? अगर आपने ध्यान दिया हो, तो अब तक की कहानी से एक बात साफ हो चुकी है कि लगभग 100 साल पहले केवल जमीन होना ही अमीरी की पहचान नहीं था। जैसे जैसे शहरों का विस्तार हुआ और व्यापार बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक नया वर्ग भी उभर कर सामने आया। ये वर्ग था बड़े व्यापारियों और साहूकारों का। कई बार इनकी आर्थिक ताकत इतनी अधिक होती थी कि बड़े जमींदार भी जरूरत पड़ने पर इन्हीं से कर्ज लेते थे। इसलिए उस दौर में यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि केवल जमीन वाला ही सबसे अमीर था। कई शहरों में व्यापार करने वाले लोग जमींदारों से भी अधिक संपन्न और प्रभावशाली माने जाते थे।
उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित था, लेकिन कृषि अकेले नहीं चल सकती थी। किसान अपनी फसल उगाते थे, पर उसे बाजार तक पहुंचाने का काम व्यापारी करते थे। गेहूं, चावल, कपास, गुड़, मसाले और दूसरे कृषि उत्पाद दूर दूर के शहरों तक पहुंचाए जाते थे। जो व्यापारी इस व्यापार को बड़े पैमाने पर संभालते थे, वे धीरे धीरे अपार संपत्ति के मालिक बन जाते थे। उनके गोदाम अनाज से भरे रहते, कई जगह उनकी दुकानें होती और अलग अलग इलाकों में उनके व्यापारिक संबंध बने होते। जितना बड़ा व्यापार, उतनी बड़ी कमाई। इसी दौर में साहूकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय हर व्यक्ति को बैंक से आसानी से ऋण नहीं मिलता था। ऐसे में जब किसी किसान को बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते, किसी व्यापारी को नया माल मंगाना होता या किसी परिवार को अचानक आर्थिक जरूरत पड़ जाती, तो लोग अक्सर स्थानीय साहूकार के पास जाते थे। साहूकार पैसे उधार देते थे और तय शर्तों के अनुसार उन्हें वापस लेते थे। हालांकि इतिहास ये भी बताता है कि कुछ साहूकार ईमानदारी से काम करते थे, जबकि कुछ लोग बहुत अधिक ब्याज भी वसूलते थे। इसलिए हर साहूकार एक जैसा नहीं था और अलग-अलग क्षेत्रों में परिस्थितियां अलग थीं। अगर आपको इतिहास से जुड़े ऐसे ही तथ्य और पुरानी दुनिया की अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली ऐतिहासिक यात्रा आपसे छूट न जाए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इतिहास के एक और दिलचस्प अध्याय के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।